Class 10th Biology. Chapter is Life Processes and the topic is Circulatory System. Circulatory System एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सर्कुलेशन होता है किसका, जो फूड मटेरियल्स हैं और जो और भी अनडिज़ायरेबल अनवांटेड मटेरियल्स हैं बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह. देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द एब्जॉर्ब्ड फूड, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन और यू कैन से सर्कुलेशन. तो सर्कुलेशन के लिए बॉडी में एक सिस्टम भी होगा, उसी सिस्टम को हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहला प्रिमिटिव, दूसरा थोड़ा एडवांस टाइप. जो प्रिमिटिव कैटेगरी है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, जो एडवांस कैटेगरी है उसको हम कहते हैं क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. इसी को हमको स्टडी करना है, ये ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है. प्रिमिटिव जो एग्जाम्पल है उसमें एग्जाम्पल आते हैं ऑर्थ्रोपोडा. ऑर्थ्रोपोडा में जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो मेन पंपिंग ऑर्गन है उससे निकलने वाली जो ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लड को टिश्यू के साइनस SINUS साइनस यानी गड्ढे में ही फ्रीली फ्लोट करने के लिए छोड़ देते हैं, फिर उसको बाद में रिसीव करते हैं. तो ओपन टाइप का है. और क्लोज्ड सिस्टम में ब्लड कभी भी किसी साइनस में फ्री नहीं होता है, वो हमेशा ब्लड वेसल्स कैपिलरीज के थ्रू ही हर ऑर्गन में ट्रांसफर होता है. इज इट क्लियर? तो हम शुरू करते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम. सो ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम जिसे क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, उसके मेन कंपोनेंट होते हैं ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल्स दो तरह के होते हैं. एक जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, नॉर्मली उसको हम फिगर में डायग्राम में बनाते समय रेड कलर से शो करते हैं और उसको हम आर्टरी कहते हैं. इसकी सबसे बड़ी यूनिट एओर्टा होती है और सबसे छोटी यूनिट को आर्टरीज कहते हैं, आर्टरियोल्स कहते हैं. ठीक है. फाइनली जो सबसे फाइनल एकदम फाइन वेसल होती है उसको हम कैपिलरी का नाम देते हैं यहाँ पे, कैपिलरीज. दूसरी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं उसको हम वेन कहते हैं और इसकी सबसे बड़ी यूनिट को वेना कावा कहते हैं. मैं अभी फिगर भी दिखाऊंगा आपको. ठीक है. और जो सबसे छोटी यूनिट होगी इसकी वेन्यूल्स होगी. देन ब्लड, देन लिम्फ, देन लिम्फेटिक नोड्स या लिम्फ नोड्स एंड लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फ वेसल्स. तो आपने देखा कि यहाँ दो तरह के ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ये मिल करके एक पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को बनाते हैं. ट्रांसपोर्ट सिस्टम दो तरह के हैं लेकिन मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम एक बनाते हैं. एक ब्लड का है, दूसरा लिम्फ का है. दो अलग अलग सिस्टम मिल करके सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं ह्यूमन बीइंग का. अब इसको समझने के लिए आपको ये फिगर समझना होगा. सबसे पहले तो मैं ये फिगर शेयर करता हूँ. सी दिस, अच्छे से देख पा रहे हैं आप? ये जो स्ट्रक्चर है इसमें जो पहला स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर इज, ये पूरा का पूरा टोटल फ्रंट व्यू ऑफ द हार्ट भी दिखा रहा है साथ में, और इससे निकलने वाली और इसमें आने वाली जो ब्लू कलर के लाइंस हैं वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं, यानी ये वेसल्स हैं और ये वेन्स हैं और ये हर बॉडी पार्ट से ब्लड को कहाँ लेके जा रही हैं, इस पोर्शन में यानी हार्ट में. और जो रेड कलर की लाइन है वो हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में ब्लड का सप्लाई कर रही हैं. इसके साथ ही आप हार्ट का ये स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं. सी दिस. ठीक है. तो आप देख रहे हैं कि हार्ट के स्ट्रक्चर में 4 लोब्स हैं, है ना? 1, 2 और नीचे के 2, 1 एंड 2. इसको आप देख रहे हैं, ये राइट साइड का आपको ऊपर का पोर्शन है, इसको आर्ट्रियम या ऑरिकल कहते हैं. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल. लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और यहाँ से ये रेड कलर का पोर्शन निकलता है जो एओर्टा है और ये नीचे की ओर आता है, पूरी बॉडी में इससे सप्लाई स्टार्ट होती है. आप अच्छे से देख पा रहे हैं? गुड. और ये राइट साइड का पोर्शन है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी से एंटर करता है
ब्लड में दो हमारे ये जो ब्लड है ये दो कंपोनेंट आप देख रहे हैं, तो पूरे हार्ट में आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि ब्लड दो बार आ रहा है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर वो लंग्स में जाता है, और एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जो पूरी बॉडी में जाता है। एक ही हार्ट में दो बार ब्लड आ रहा है तो डबल हार्ट सर्कुलेशन कहा जाता है इसे। नाउ सी द पर्टिकुलर स्ट्रक्चर, ये देखिए कैसे ये फंक्शन करता है और कौन कौन से यहाँ पे आपको सेक्शंस देखने को मिल रहे हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं बोर्ड पे इसको समझाने जाऊँगा, जब समझाऊँगा तो आपको ये फिगर बिल्कुल याद रहना चाहिए। और नेक्स्ट ये देखिए कार्डियक साइकिल, यानी एक बार ब्लड पूरी तरह से एंटर करे और बाहर जाए, यानी कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल एक ऐसी साइकिल है जिसमें ब्लड हार्ट में पहुंचती है, फिर यहाँ से पूरी बॉडी में घूम के वापस हार्ट में पहुंचती है। यानी हार्ट से निकलने वाली जो ह्यूमन हार्ट है, यहाँ से निकलने वाली ब्लड पूरी बॉडी से घूम के जब वापस यहाँ पहुँच जाती है तो उसको हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ब्लड का। ओके, तो अब बात करते हैं ब्लड की कि ब्लड क्या है। ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। जो क्लास 9th में आपने पढ़ा है वही ब्लड की डेफिनेशन एग्जैक्टली कि ये एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। अब ब्लड के कॉम्पोजिशंस कौन कौन से हैं ये भी आपने पढ़ा है, पर फिर भी हम रिवीजन करेंगे क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन है तो हम फिर से पढ़ेंगे। तो इसके दो मेन पार्ट होते हैं, एक इसका लिक्विड पार्ट होता है और दूसरा इसका सॉलिड पार्ट होता है। एक होता है लिक्विड पार्ट और दूसरा होता है सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट प्लाज्मा का बना होता है और ये टोटल ब्लड कंटेंट का 55% होता है। दिस इज द 55% ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड, वेयर एज द सॉलिड पार्ट कंसिस्ट ऑफ ब्लड कार्पसल्स या ब्लड सेल आप कहते हैं उसको। दीज आर रेड ब्लड कार्पसल्स RBC, वाइट ब्लड कार्पसल्स WBC एंड प्लेटलेट्स, और ये टोटल ब्लड का 45% वॉल्यूम होता है। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है? तो प्लाज्मा का फंक्शन होता है वेस्ट मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, और इसमें फाइब्रिनोजन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसे कुछ स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं। ये प्रोटीन जब चोट लगती है, ब्लड निकलने लगता है तो इसको थक्का बनाते हैं, यानी क्लॉट करते हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। इसके अलावा गैसेस, कुछ गैसेस को भी ट्रांसफ़र करते हैं, इसी तरह से हार्मोन्स को भी ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की तरह बिहेव करते हैं, डिजीज़ से लड़ते हैं, दैट इज़ एंटीबॉडीज़ की तरह। ये प्रोटीन की तरफ जो इसमें प्लाज्मा में प्रोटीन है वो एंटीबॉडीज़ की तरह फंक्शन करते हैं। नाउ नेक्स्ट जो सॉलिड पार्ट है, इसमें से जो RBC है, रेड ब्लड कार्पसल्स, ये हीमोग्लोबिन को कंटेन करता है। मैच्योर RBC, जो मैच्योर RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं होती है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन ज़्यादा होता है, और ये इसका सबसे स्पेसिफिक फंक्शन यही होता है कि ये अपने साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन जब हम अंदर लेते हैं तो लंग्स में वो एक्सचेंज होता है और पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है RBC के थ्रू। फिर जब हम सांस छोड़ते हैं तो बाहर CO2 निकलता है, वो पूरी बॉडी से CO2 इकट्ठा करके लाने का काम भी RBC का होता है। तो RBC लाल रंग का दिखता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। RBC की एवरेज लाइफ की बात करें तो 120 दिन तक ये जिंदा रहता है, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाता है। फिर दूसरा है WBC यानी वाइट ब्लड कार्पसल्स। सबसे RBC का एक और नाम होता है, इसको हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट का मतलब रेड ब्लड सेल। अब WBC का भी एक और नाम होता है, उसको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट। अब ये जो ल्यूकोसाइट है यानी WBC, इसकी एवरेज लाइफ 3 दिन से 5 या 1 हफ्ते की होती है बस, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं।
मैच्योर WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ये कई तरह की हो सकती हैं, नॉर्मली 5 तरह की होती हैं, अलग अलग कैटेगरीज की होती हैं, और इनका मेन फंक्शन हमारी बॉडी को बाहर के अटैक से बचाना होता है। यानी ये हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम तैयार करती हैं प्लाज्मा के साथ मिलके। जो इनकी एंटीबॉडीज़ हैं, जो प्लाज्मा में एंटीबॉडी होती है वो, और WBC, ये मिल करके हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाते हैं। तो WBC का सबसे बेस्ट नोन फंक्शन यही होता है। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। इसको हम कहते हैं क्या? थ्रोम्बोसाइट, नॉट थ्रोम्बोप्लास्टिन, इट इज थ्रोम्बोसाइट। तो ब्लड की जो प्लेटलेट्स होती हैं, थ्रोम्बोसाइट होती हैं, ये हमारी बॉडी के जो चोट लगने वाली जगह होती है उसको पूरी तरह से सेफ करते हैं, उसे ब्लॉक करते हैं ताकि हमारी बॉडी से ब्लड बाहर ना निकले और हम सुरक्षित रहें। तो ये हो गया ब्लड का कॉम्पोजिशन और ब्लड के फंक्शन। एक चार्ट में शेयर कर देता हूँ जिसमें ब्लड के आपको अलग अलग फंक्शन देखने को मिल जाएंगे। अब हम आगे, हाँ चार्ट देख लीजिए। ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं हार्ट, ह्यूमन हार्ट के बारे में कुछ स्पेसिफिक टर्म्स को समझते हैं। मैं फिगर भी बनाता हूँ, वैसे आपने पीछे फिगर देख भी लिया, फिर भी मैं एक सिंप्लीफाइड फिगर बनाऊंगा जिसको आप देखेंगे और उसके बाद मैं उस साइकिल को समझाऊंगा। दैट्स ऑल। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा, सॉरी। तो आइए मेरे साथ एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, सीखते हैं कि कैसे बनता है और बहुत जल्दी बनेगा। तो 2 आर्क आप बनाइए, 2 लोब ऐसे बनाइए, ठीक है। एक पर्टिकुलर मेजरमेंट ले लीजिए, फिर एक नीचे की ओर आर्क बनाइए और इसको लगभग इससे थोड़ा सा पहले ले आके यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए। दूसरी तरफ यहाँ से इसको लोब बनाइए और यहाँ तक लाइए। तीसरी, इस लाइन को ऐसे डिज़ाइन करिए कि यहाँ पे आके मिल जाए। अब ये एक आउटलाइन, रफ आउटलाइन एक तैयार हो गई। फिर आपको यहाँ पर सुपीरियर वेना कवा बनाना होगा, ठीक है, और यहाँ पे इंफीरियर वेना कवा बनाना है। देन आपको इस जगह से एक स्ट्रक्चर बनाना है, एक वेन बनाना है जो बाहर की ओर निकलता हुआ दिखे। इसी के साथ लगा हुआ, इसी बाउंड्री से लगा हुआ एक और स्ट्रक्चर आपको बनाना है और ये स्ट्रक्चर भी बाहर की ओर ही निकलता हुआ दिखेगा। इसको दूसरे कलर से बना लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा समझने में, थोड़ा आसान लग रहा होगा। गुड। यहाँ से फिर ये हो गया और दिस इज, फिर इसके बाद क्लियर है। अब इसी तरह से यहाँ भी आपको कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने होंगे, ठीक। इसके अलावा कुछ और स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे यहाँ पे एक इस तरह से वॉल्व बनाना होगा आपको और यहाँ भी आपको एक वॉल्व बनाना होगा। इसी तरह से सिमिलर फैशन में यहाँ भी वॉल्व बनाना होगा। अब ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया है, ये लेफ्ट साइड है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे खड़े हो जाओ, फिगर बना के कॉपी सामने रख लीजिए। जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट में है और जो राइट में है वो राइट में, डॉर्सल साइड में है हमारे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो जाएगा राइट ऑरिकल या एट्रियम और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। क्लियर। अब लेफ्ट साइड की वॉल थोड़ी सी मोटी होती है और बीच वाली ये जो आपने सेप्टम बनाया है जो हार्ट को डिवाइड, ह्यूमन हार्ट को जो डिवाइड कर रहा है, ये भी थोड़ा सा मोटा होगा और लेफ्ट साइड की वॉल भी थोड़ी सी थिक होती है। ओके, ये थोड़ी सी थिक होगी। अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 मिनट लगे इसे बनाने में, इजी है, प्रैक्टिस कीजिए बन जाएगा। अब इसको समझिए, ये है सुपीरियर वेना कवा,
आपने स्ट्रक्चर में पहले भी देखा था, इसको मैंने बताया था। सुपीरियर वेना कवा जो स्ट्रक्चर है, सुपीरियर वेना कवा पूरी बॉडी से ब्लड इकट्ठा करके राइट साइड के ऑरिकल या एट्रियम में ब्लड को लाता है। इसी तरह से ये इंफीरियर वेना कवा ये भी इकट्ठा करता है, और एक और वेन है, ये मिल करके यहाँ इकट्ठा करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये स्टेशन वॉल्व होता है, बाद में फंक्शनल ज़्यादा रहता नहीं है। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। इसको हिंदी में त्रिवल्ली कपाट भी कहते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो ब्लड ऊपर वाला पोर्शन जब कंस्ट्रिक्ट करता है तो उसको हम कहते हैं सिस्टोल होना। तो ब्लड अंदर की ओर फ्लो करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे आ गया, राइट वेंट्रिकल में। और जब ये सिकुड़ता है, इन्हें सिस्टोल करता है, तो ब्लड इधर से होते हुए लंग्स में चला जाता है, टू द लंग्स, टू द लंग्स। लंग्स का एक नाम होता है पल्मोन, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है इसको पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। अब समझिए जरा, आर्टरी, एओर्टा और आर्टेरियोल्स ये हमेशा ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन ये हार्ट से लंग्स तक जाने वाली जो वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाती है, उसको आप पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। याद रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ठीक। अब ये जब लंग्स में चला गया, लंग्स में जाने के बाद फिर उसका प्योरिफिकेशन हुआ, गैस का एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन आ गया। अब ये लेफ्ट साइड में इकट्ठा होना शुरू कर दी, फ्रॉम लंग्स। कहाँ से आ रही हैं ये? लंग्स से आ रही हैं। तो इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, इसीलिए रेड कलर से बना दिया, थोड़ा इजी हो जाए समझने में। इस स्ट्रक्चर को, ये जो दोनों आप वेन्स जो वेसल देख रहे हैं, इन वेसल्स को आप कहते हैं पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन्स। वेन्स नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड यानी प्योर ब्लड को कैरी करता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट आर्टरियम में लाता है। लेफ्ट आर्टरियम में जब पहुंचा देते हैं ब्लड को, तो ब्लड फिर नीचे वाले पोर्शन में जाता है, और यहाँ पे भी एक आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर है, ये है बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व, या मिट्रल वॉल्व, ठीक है। ये थोड़ा मोटा होता है क्योंकि ये ज़्यादा प्रेशर के साथ सिकुड़ता है, और यहाँ से जो ब्लड निकलता है वो इस एओर्टा से होते हुए, ये है एओर्टा जो कि नीचे, और फिर पूरी बॉडी में ये ब्लड पहुँचता है। इसीलिए ये बहुत मोटा होता है ताकि पूरी बॉडी में जाए, ये बर्स्ट ना हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी कुछ आपको देख रहे हैं विंडो लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर कॉल्ड सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। ये भी और ये भी दोनों तरफ सेमी लूनर वॉल्व होते हैं, इसको अर्धवल्ली कपाट कहते हैं हिंदी में। सो ये हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। अब आपने देखा कि एक साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और यहीं से फिर बाहर जा रहा है, दूसरी तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है और फिर यहाँ से पूरी बॉडी में जा रहा है, लेकिन आपस में मिल नहीं रहा है। आ रहा है लेकिन मिल नहीं रहा है, एग्जैक्टली। तो इसी को हम कहते हैं डबल हार्ट सर्कुलेशन, दोहरा परिसंचरण, डबल हार्ट सर्कुलेशन। ये समझ में आ गया। अब ये आपने सुना होगा कि हार्ट की साउंड क्या होती है, धक 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 ऐसे करता कुछ। एक्चुअल में वो हार्ट साउंड लब डब होती है, और वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा हार्ट सिकुड़ता है फिर फैलता है, यानी सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल डायस्टोल ऐसे करते रहता है। कैसे करता है? ब्रेन के कंट्रोल में हार्ट नहीं है, ये खुद से चलता है, यानी इसके पास अपना खुद का ब्रेन होता है। इसके ब्रेन को, यानी हार्ट के ब्रेन को हम पेस मेकर कहते हैं। तो यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पर अगर मैं बाकी फिगर्स को थोड़ा मिटा दूँ तो और सिंप्लीफाई हो जाएगा, इजी हो जाएगा। ओके,
नाउ राइट साइड में यहाँ पे स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं राउंड मास के फॉर्म में, और इस जंक्शन पे यहाँ पे भी कुछ स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स इकट्ठे होते हैं, आपने देखा, और इससे इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस निकलती हैं। इस वाले को आप SA नोड कहते हैं, ठीक है, साइनो आर्टेरियल नोड, SA नोड। SA नोड को ही नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। SA नोड इज नोन एज नेचुरल पेस मेकर। और यहां से जो नर्व इंपल्सेस निकलती हैं वो ये रिसीव करता है, और इसको आप AV नोड, इसको क्या कहते हैं, AV नोड कहते हैं। और यहां से निकली हुई कुछ और भी न्यूरॉन्स होती हैं जो ह्यूमन हार्ट के चारों ओर फैल जाती हैं। इनको आप बंडल ऑफ हिस कहते हैं। इन न्यूरॉन्स को, ये जो न्यूरॉन निकलती है उसको आप बंडल ऑफ हिस कहते हैं, ठीक है। और जो ब्रांचेस बाद में बढ़ जाती हैं जो कि सूचनाओं को, इम्पल्स को एक जगह से पूरी जगह हार्ट में ट्रांसफर करते हैं, इनको आप पुरकिंजे फाइबर कहते हैं। तो ये क्या हो गए, आपके पुरकिंजे फाइबर हो गए। तो इसी से निकलने वाली जो इम्पल्स है, यानी जो तरंगे हैं, पेस मेकर से निकलने वाली जो तरंगे हैं, इम्पल्स हैं, इसी की वजह से आपका हार्ट धक 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 करता रहता है। ये समझ में आ गया। तो ये था ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब इसमें बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर के लिए मैं एक स्क्रीन पे फोटो शेयर करता हूँ, उसको समझ लीजिए। ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर exerted by the flowing blood on the wall of blood vessel। और ये दो तरह के होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब सिस्टोल होता है उस समय होता है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में होनी चाहिए 120 मिलीमीटर मरकरी होनी चाहिए, 120 mmHg। और डायस्टोलिक जो प्रेशर बनता है वो 80 mmHg होना चाहिए। ये नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो वैल्यूज़ गड़बड़ हो जाती हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर में जो लोअर लिमिट है यानी 80 है, वो बढ़ के 90 हो जाएगी, और ऊपर वाली लिमिट और भी ऊपर जा सकती है। इस तरह से लो ब्लड प्रेशर में जो 120 जो हायर लिमिट है वो घट के कम हो जाएगी, और नीचे वाली भी थोड़ी नीचे आ सकती है। इस चीज़ को, ब्लड प्रेशर को चेक करने के लिए जिस मशीन का यूज़ करते हैं उसको हम स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड प्रेशर है उसका मेज़रमेंट ब्रेंकियल आर्टरी जो कि हाथ में होती है, आप देखते हैं पट्टा बांधते हैं डॉक्टर, फिर उस पर कुछ प्रेशर बढ़ाते हैं हवा भरते हुए और चेक करते हैं, तो उस पर चेक होती है। So this is all about the circulatory system in human being. Thank you very much.